नागपुर में हमने लास्ट क्लास चैप्टर 7 डिस्कस किया था। चैप्टर 7 में क्या था? बर्थडे नागपुर। और चैप्टर पार्ट 4 किस चीज़ के रिलेशन में है? प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस। ये क्यों एविडेंस प्रस्तुत किया जाता है? ताकि हम किसी फैक्ट को एस्टेब्लिश करें। कुछ ऐसी भी चीज़ है जैसे हम लोग एविडेंस एक्ट कर रहे हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये किस तरीके का अधिनियम है? प्रोसीजर लॉ है, एडजेक्टिव लॉ है कि सब्सटेंटिव लॉ है? क्यों एडजेक्टिव? लिखा हुआ है इसलिए एडजेक्टिव है। क्या है इसमें? 3 P। 3 P की वजह से नहीं एडजेक्टिव था। क्या था ये? प्रोसीजर, प्लीडिंग एंड प्रूफ। इसकी वजह से प्लीडिंग। प्रोसीजर पार्ट का क्या मतलब होता है? कोई अगर एक्ट प्रोसीजरल लॉ है तो इसका मतलब क्या होता है? और कोई लॉ अगर सब्सटेंटिव लॉ है तो इसका मतलब क्या होता है? सब्सटेंटिव लॉ राइट ड्यूटी ऑब्लिगेशन राइट ड्यूटी ऑब्लिगेशन आप पे इम्पोज करता है किसी एक्ट के द्वारा, और प्रोसीजर लॉ उस राइट ड्यूटी ऑब्लिगेशन को मशीनरी प्रदान करता है कि आप कोर्ट से उसको कैसे इम्प्लीमेंट करवाएंगे। जिस वक्त अब हम लोग जिसकी चर्चा कर रहे हैं यानी चैप्टर 8 यही है ना? सेक्शन सेक्शन का ग्रुप पे जिस वक्त हम इसकी चर्चा करेंगे तो ये एडजेक्टिव लॉ है, लेकिन इसका ये जो पार्ट है स्टॉपल, ये सब्सटेंटिव नेचर का है। हम लोग इस चर्चा करेंगे, बताएंगे कैसे। पहली चीज। दूसरी चीज, ये एस्टॉपल शब्द बना है फ्रेंच स्टॉप्स। लैटिन नहीं समझिएगा, जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है आप इसमें हाँ भी देखिएगा स्टॉप।
ये लैटिन सुक्ति एलिगेंस कॉन्ट्रेरियन नॉन ऑर्डिनेंस। जो परस्पर विरोधी बातों का कथन करता है उसे नहीं सुना जाएगा। सर 30,000 रुपये का नुकसान हो क्या? परस्पर विरोधी बातें क्या? एक समय आप कोई स्टेटमेंट देते हैं। अब जो स्टेटमेंट उस वक्त आपके काम के लायक नहीं रहता है तो कहते हैं कि हमारा पूर्व में दिया गया स्टेटमेंट गलत था, सही स्टेटमेंट ये है। हम बोलेंगे नहीं सुनते। क्यों? ये 3 प्रिंसिपल पे आधारित है। पहला ये कि कोई भी व्यक्ति अपने गलत कार्यों का फायदा नहीं उठा सकता। दूसरा, आप एक ही समय में गर्म और ठंडी हवा एक साथ सांस नहीं ले सकते। यू कांट ब्लो कोल्ड एंड हॉट एट द सेम टाइम। और तीसरा, आप चुनाव करते वक्त अपनी इच्छा के अनुसार कोई चीज का चुनाव नहीं कर सकते। या तो आप हाँ का चुनाव कीजिए या ना का चुनाव कीजिए, एक ही को चुनाव कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर हम आपकी पहली वाली बात को एक समय मान के किसी ने कोई अपना अधिकार उस पर अर्जित कर लिया है और बाद में आप कहते हैं जिससे उस सामने वाले का अधिकार प्रभावित हो जाता है, तो नुकसान किसका हो रहा है? सामने वाले का। और उसने जो एक्ट किया था वो आपके कहने पे किया था। आपने जो उसे सूरत दिखलाई थी, जो तस्वीर दिखाई थी, उसके अकॉर्डिंगली उसने कार्य किया था। और अब आप कह रहे हैं कि वो सूरत नहीं है, वो फैक्ट नहीं, तो हम आपको इसकी इजाजत नहीं देंगे। देखिए सेक्शन 121 क्या कहता है। When one person has by his declaration, act or omission intentionally caused or permitted another person to believe a thing to be true and to act upon such belief, neither he nor his representative shall be allowed in any suit or proceeding between himself and such person or his representative to deny the truth of that thing. बात समझ रहे हैं? इलस्ट्रेशन को देखिए क्या कह रहा है। A intentionally and falsely leads B to believe that certain lands belongs to A, and thereby he induces B to buy and pay for it. The land afterward becomes the property of A, and A seeks to set aside the sale on the ground that at the time of the sale he had no title. He must not be allowed to prove the want of title. एक जमीन का टुकड़ा है जिसको एक कहता है कि वो उसकी जमीन है, हालांकि उसकी जमीन नहीं, और किसी बी को वो कहता है कि आप इसे खरीद लो। बी ये विश्वास कर कि ये ए की जमीन है, वो उसे खरीद लेता है। जब खरीद लेता है तो बाय सक्सेशन और बाय अदर वे उसके पास वो उस प्रॉपर्टी का टाइटल आ जाता है। लेकिन जिस वक्त ये सेल ट्रांजैक्शन हो रहा था उस वक्त ए के पास टाइटल नहीं थी। जब टाइटल नहीं थी तो आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने से अच्छा स्वतः ट्रांसफर नहीं कर सकता है। नो मोर डेट, नो हैबिट,
समझ रहे हो? जिसके पास जो टाइटल रहती है वही उसको ट्रांसफर कर सकता है। तो जब उसके पास टाइटल ही नहीं थी तो वो ट्रांसफर कैसे करता? अब आप देखिए इस इलस्ट्रेशन में क्या हो रहा है। जिस वक्त बी ए की जमीन खरीद रहा है, ए की टाइटल नहीं है, तो उसने क्या बेचा? फिर जो उसके पास थी पजिशरी टाइटल रहो या पोजीशन में रहो, बाद में ये टाइटल उसके पास आ जाती है। मान लीजिए उसके पिताजी की जमीन है, पिताजी का डेथ हो जाता है और उसके बाद बाय सक्सेशन वो जमीन उसके नाम पे आ जाती है। तो अब ये कह रहा है कि जिस वक्त हम बेच रहे थे उस वक्त हमारे पास टाइटल नहीं थी, इसलिए हमारे पास बेचने का राइट ही नहीं था। तो इस आधार पे वो जो सेल हुआ है वो किस तरीके का सेल है? सेल में काची का ट्रांसफर होता है? राइट्स का, ऑनरशिप का। सॉरी ओनरशिप का सर। सेल में ऑनरशिप का ट्रांसफर होता है और ए के पास ऑनरशिप उस वक्त नहीं थी। तो कहता है कि उस वक्त ऑनरशिप नहीं थी तो ट्रांसफर भी इलीगल हो गया, तो इसको आप खारिज कर दीजिए। कोर्ट कहता है नहीं, ये हम आपको कहने की इजाजत नहीं देंगे। ये जो इलस्ट्रेशन है आपका एक फेमस केस है, एक उसी पे बेस्ट है। यही हुआ था उस केस में। ए ने पहले क्या कहा? ये जमीन किसकी है? उसकी है, ए की है। अब वो क्या कह रहा है कि जिस वक्त वो सेल कर रहा था जमीन उसकी नहीं थी, ओनरशिप उसके पास नहीं था। यानी अब वो क्या कर रहा है? एक समय में वो कह रहा है कि जमीन उसकी थी, एक समय में कह रहा है कि जमीन उसकी नहीं थी। ये परस्पर विरोधी कथन है। एक समय हाँ कर रहा है, दूसरे समय ना कर रहा है। जो परस्पर विरोधी बातों का कथन करता है उसे नहीं सुना जाएगा, हम नहीं सुनेंगे। समझ रहे हैं? हमने कहा कि ये सब्सटैंटिव टाइप का प्रोविजन है। इसका मतलब क्या हुआ? हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव लॉ, उसमें प्रोसीजर लॉ भी पढ़ रहे हैं और सब्सटैंटिव प्रोविजन भी पढ़ रहे हैं। और सब्सटैंटिव प्रोविजन जब पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें कोई राइट मिलेगा। किस तरीके का राइट मिलेगा? सीआरपीसी में कौन सा सब्सटैंटिव प्रोविजन है? कौन सा? वेरी गुड, 120 जो मेंटेनेंस का प्रोविजन। अभी उसकी स्थिति बदल गई है, चार्म क्वेश्चन का। तो पहली चीज ये है कि 300 सर आपका रेस जुडिकेटा के कंसर्निंग बात करते हैं। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि रेस जुडिकेटा क्या है और एस्टॉपेल से इसका क्या लेना देना है, उन सब चीज़ों का डिस्कस करेंगे। और रेस जुडिकेटा नहीं, प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा। ये रेस जुडिकेटा कहाँ है? सीपीसी में। और प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा ये समझिए पहले इस चीज को। दूसरी चीज जो हमारे प्रोविजंस में है 121 से 123 तक, ये एस्टेपल है और एस्टेपल के कंसर्निंग हमने प्रोविजन दे रखा है। तो मात्र 3 सेक्शन में जो हमने प्रोविजन दे रखा है इसमें कंप्लीट एस्टेपल नहीं है। इसका मतलब ये जो प्रोविजन 121 से 123 तक है अपने आप में एग्जॉस्टिव नहीं है।
इसका मतलब है कि कहीं और भी प्रोविजंस है जो इसी के नेचर का, इसी के नेचर का मतलब अब आप समझ लीजिए क्या, जो परस्पर विरोधी बातों का कथन करेगा उसे नहीं सुना जाएगा। यानी कहाँ कहाँ वो प्रोविजन है? तो एक तो है आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसका सेक्शन 89 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सेक्शन 27 Section 18 specific relief, जो होल्डिंग आउट आप लोग पढ़ रहे हैं 28 में, एक व्यक्ति रेलवे में सामान रखता है और कहता है कि उसका सामान 100 रुपये का है। खो जाने के बाद वो कहता है कि नहीं 100 रुपये से अधिक का था। क्या उसको इजाज़त दिया जाए ये बात कहने की? क्यों? क्योंकि उसकी सामान है, उसको पता होना चाहिए कितनी कीमत है। तो जब एक बार आपने खुद ही एडमिट किया कि वो 100 रुपये का सामान है, तो अगली बार आपको हम कैसे इजाज़त दे दें ये कहने कि उससे अधिक का सामान था। एक बोर्ड का रिजल्ट प्रकाशित होता है और गलती से एक फेल हुए युवक का रोल नंबर पास हुए लिस्ट में चला जाता है। उस लिस्ट के अकॉर्डिंगली वो इंटर में एडमिशन ले लेता है और एडमिशन के बाद जब इंटर कर चुका रहता है तो उस पर बोर्ड कार्रवाई करती है कि आप फेल थे, सो आप ने जो भी डिग्री हासिल की है वो वैध नहीं है। स्टूडेंट फेल था या पास था, क्या स्टूडेंट इस चीज को जानता था? उसने जो एडमिशन लिया वो बोर्ड का जो रिजल्ट आया उसके अकॉर्डिंगली, तो क्या हम बोर्ड को ये कहने की इजाज़त दें कि एक समय जब आपने उसको पास कह दिया तो अब आप कह रहे हैं फेल है, तो हम आपको इजाज़त देते हैं? आप देख रहे हैं ये एस्टेपल का प्रिंसिपल कहाँ कहाँ लागू हो रहा है। एक व्यक्ति ने एक गलत फॉर्म भरा और उसके आधार पे वो एग्जामिनेशन में बैठ गया, एग्जामिनेशन में उत्तीर्ण भी हो गया और बाद में उसके फॉर्म को चेक किया गया तो पाया गया कि उसने जो भी एंट्रीज भरी थी वो सब गलत थी। उस आधार पे उसके जो एग्जाम्स में पास किया है उसके एग्जाम को रद्द कर दें। सेकस्ट वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। आपको क्या लगता है कि उसके
एग्जामिनेशन को रद्द कर दिया जाए, उससे डिग्री को रद्द कर दिया जाए। जिस वक्त आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म स्क्रूटनिंग के लिए जाता है, तो जांच का दायित्व किसके ऊपर है? यूनिवर्सिटी के ऊपर। यूनिवर्सिटी जैसे 2 साल बाद जांच करके इस निष्कर्ष पे पहुंची कि उसने जो एंट्री भरी थी वो गलत थी, वो उस वक्त भी पहुंच सकती थी। तो उस वक्त तो उसने जो भी नेग्लिजेंस दिखलाया हो उसे अलाउ कर दिया कि आप जाइए, बैठ जाइए। और जब बैठ गया, एग्जामिनेशन पास हो गया, तो अब कहता है कि अब आपका हम ये जो डिग्री है इसको हम अवैध डिक्लेयर करेंगे। क्या हम इसको इजाज़त देते हैं? क्या हो रहा है? 2 तरह का कथन हो रहा है। क्या कौन सा कथन? पहला हो कि आप जाके बैठ जाइए, और अब क्या आपने गलत एंट्री करके भरे। तो एक समय तो आप इजाज़त देते हैं, दूसरी तरफ आप इजाज़त देने की बात करते हैं। हम आपकी बात नहीं सुनते। लेकिन अगर इस तरह का कोई प्रोविज़न है, कि यूनिवर्सिटी के कोई रूल्स या रेगुलेशन या नोटिफिकेशन का हनन करता है, तो यानी ऐसी स्थिति में वो जो एक्ट हुआ है किसी न किसी रूल के अगेंस्ट में चला गया है, तो ऐसी स्थिति में क्या हम फिर भी उसको बैठने की इजाज़त दें? क्यों? क्योंकि अब हमें देखना है कि एस्टॉपेल कहाँ लागू होता है, किन किन परिस्थितियों में लागू होता है, एस्टॉपेल के क्या एक्सेप्शंस हैं। अभी तक हमने क्या देखा कि जब कोई व्यक्ति कोई कार्य, घोषणा या लोक के द्वारा किसी व्यक्ति को यह विश्वास दिलाता है कि कोई चीज़ सही है, और उसके इस विश्वास के आधार पर कोई दूसरा व्यक्ति कोई कार्य करके अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लेता है, जब ये चीज़ें हो चुकी रहती हैं, तो पहले वाले व्यक्ति को ये कहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी कि जो आपका पूर्व कथन था वह सही था। अब इस रजिस्ट्रेशन में क्या हुआ था? ये इंटेंशनली एंड फॉल्सली लेट्स बी, ये क्या कर रहा है? ये जानबूझकर उसको बेअपदेशित कर रहा है, मिसरिप्रेजेंट कर रहा है कि जो लैंड है वो उसकी है। बी के पास सत्य जानने का साधन था? नहीं था। क्यों? आप जब कोई जमीन खरीदने जाते हैं तो सीधे कहने पर खरीद लेते हैं। कैविएट इम्पेटर का क्या प्रिंसिपल है? वेरी गुड। क्रेता सावधान। यानी जब भी आप कोई चीज खरीदें उसकी अच्छी तरह से जांच लें। यहाँ 2 शब्द है, इंटेंशनली एंड फॉल्सली। गलती किसकी है? एक ही। ध्यान दीजिएगा शब्दों पे, क्योंकि अभी हम बताएंगे कि जो रेस जुडिकाटा का कॉन्सेप्ट है वो किस चीज पे बेस्ड है। ए ने फॉल्सली एंड इंटेंशनली बिलीव करवाया बी को कि जमीन उसकी है। ए के पास क्या ऑप्शन था? ये तो झूठ बोल रहा है, वो तो चाह रहा है कि वो जमीन खरीद ले। बी के पास क्या ऑप्शन था कि वो पता लगा सकता था कि जमीन इसकी है कि नहीं। लेकिन फर्ज कीजिए कि जमीन इसके पिताजी की है, और वो फिर झूठ बोल रहा है कि पिताजी ने मुझे जमीन गिफ्ट कर दी है, अब मैं इसका मालिक हूँ। अब बी के पास क्या ऑप्शन है पता लगाने का? बोलेगा कि गिफ्ट दे दो, दिखलाओ। ये भी एक ऑप्शन था। चलिए उसने जाली भी करके दिखला दिया कि ये गिफ्टेड है, और अब इन सारी चीजों को करने के बाद उसने बी को वो जमीन खरीदने के लिए इंड्यूस किया और पे फॉर इट। सच्चाई क्या है? ना तो कोई गिफ्ट डेट था, क्योंकि अगर गिफ्ट भी होता तो ऑनरशिप ट्रांसफर कर गया होता। गिफ्ट में भी ऑनरशिप ट्रांसफर होता है। ऑनरशिप किसको ट्रांसफर कर गया होता?
एक के पास ओनरशिप रहता। The land afterward becomes the property of A। कोई भी circumstances है, हो सकता है उसके पिताजी गुजर गए, कोई और वारिस न हो, अब ये A की संपत्ति हो गई। अब ये क्या कह रहा है? And he says to set aside the sale on the ground that at the time of the sale he had no title. He had no title for sale. Nemo debt court non habet। इसका मतलब क्या होता है? जो जिस व्यक्ति के पास जिस तरह की टाइटल होती है वही उसको ट्रांसफर कर सकता है। अगर किसी के पास सिर्फ पोजीशन है तो उसे पोजीशन ट्रांसफर कर सकता है। जैसे जो टेनेंट होते हैं, टेनेंट जो सब टेनेंट रखते हैं तो वो क्या ट्रांसफर करते हैं? पोजीशन ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि उनके पास क्या है? पोजीशन है, उनके पास तो ओनरशिप है नहीं। तो लेकिन जब सेल की बात आएगी तो सेल में ओनरशिप का ट्रांसफर होता है। यहां कह रहे थे कि इंटेंशनली एंड फॉल्सली लीड्स बी। ये जो लेजिस्लेचर ने बनाया है एस्टोपेल का प्रिंसिपल, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि जो मिस रिप्रेजेंटेशन हो वो फ्रॉड के द्वारा इंड्यूस्ड हो। फिर से बोल रहे हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन फ्रॉड के द्वारा या जानकारी के अभाव में इंड्यूस्ड हो, इस तरह की कोई आवश्यकता एस्टोपेल के लिए नहीं है। फिर किसको ध्यान में रख के बनाया है? ये उस व्यक्ति को ध्यान में रख के बनाया है जिसने सामने वाले के मिस रिप्रेजेंटेशन को सच मानकर अपने लीगल स्टेटस में चेंजेस ला दिया। यानी लेजिस्लेचर का इंटेंशन किसको बेनिफिट देना है? उस प्रोसीजर को या उस व्यक्ति को जो सामने वाले के इंड्यूसमेंट या मिस रिप्रेजेंटेशन के कारण अपने लीगल स्टेटस में परिवर्तन लाती है। हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं एस्टोपेल के प्रिंसिपल के कारण। आपको ऐसा लगेगा कि देखिए ये इंटेंशनली और फॉल्सली लीड्स कर रहा था, बी को चाहिए था कि पता लगा लेता। लास्ट में क्या कहता है? He must not be allowed to prove his want of title। ये उसके टाइटल को साबित करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जो आप यहाँ इलस्ट्रेशन देख रहे हैं ना, सब इलस्ट्रेशन आपको यहाँ मिलेगा। टीपी एक्ट सेक्शन 43 में तो क्या चीज क्लियर हुआ? पहले चीज कि जो परस्पर विरोधी बातों का कथन करेगा उसको हम नहीं सुनेंगे। दूसरी, लेजिस्लेचर किसको बेनिफिट देना चाह रहा है? जो विक्टिम है, जो परिवर्तन कर लेना। क्या चीज जरूरी है? अब इंग्रेडिएंट को तोड़िए। पहली बात यह है कि किसी व्यक्ति ने, कोई जरूरी नहीं, हमने कहा ना यहाँ लिखा है जरूर कॉस्ट परमिट अंदर पर्सनल बिलीव ट्रू, यहाँ ना लिखा है इंटेंशन। इलस्ट्रेशन when one person has by declaration act omission intentionally caused or permit another person, intentionally किसके कंसर्न और दूसरे व्यक्ति को परमिट करवा रहा है, उसका इंटेंशन वहाँ है। हम उस इंटेंशन की बात नहीं करें, मोनाफाइड बोनाफाइड भी हो सकता है और ये मालाफाइड भी हो सकता है। हम उस इंटेंशन की बात नहीं कर रहे। इंटेंशन उसका क्या है? इस रजिस्ट्रेशन में इंटेंशन किसका क्या है का? कि वो जमीन खरीद ले, उसके लिए वो पे कर दे। समझ रहे हैं क्या था? मोरी बीबी बनाम धर्मदास घोष में उस नाबालिग बच्चे का इंटेंशन ले ले पैसा, तो वो मतलब नहीं है कि किस इंटेंशन से आप कर रहे हैं। हमें मतलब है तो दो बातें। पहली बात कि कोई व्यक्ति क्या करता है, या तो एक्ट करता है या ओमिशन करता है या डिक्लेरेशन करता है। यही तीन चीज है, या तो घोषणा करेगा या कोई कार्य करेगा या ओमिशन करेगा। अब ये इन सब चीजों को समझिए। एक जब ये कह रहा है एक्ट, ओमिशन कैसे होगा? मान लीजिए कोई कह रहा है कि इनकी जमीन है और ये चुपचाप खड़ा है,
तो क्या ये फ्रॉड है? इसका मतलब क्या होता है? हम अपने अधिकार को जानते हैं। मेरे सामने सारा ट्रांजैक्शन हो रहा है और हम चुपचाप देख रहे हैं। हमने कुछ किया, कोई एक्ट किया, कोई ओमिशन किया, कोई डिक्लेरेशन किया। क्या किया? ये ओमिशन किया। सिर्फ मौन रहना फ्रॉड है? हम क्या सवाल पूछ रहे हैं? सिर्फ मौन रहना फ्रॉड है? हाँ सर, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी था बोलने के लिए, वहाँ पे अदरवाइज सिर्फ मौन रहना फ्रॉड नहीं है। mere silence is नॉट। लेकिन जहाँ बोलने का आपका कर्तव्य है और वहाँ अगर आप चुप रहते हैं, तो आप इस चीज को अच्छी तरह समझ लीजिए। यहाँ क्या हो रहा है? हम अपने अधिकारों को जान रहे हैं, सब कुछ मेरे साथ ट्रांजेक्शन मेरे साथ हो रहा है। आइए एक इलस्ट्रेशन देते हैं, आप इसको समझिएगा। इंक्लूडिंग केस है शरद चंद डे, सर बताइए। क्या सर? सर प्लीज। शरद चंद डे versus याद नहीं आ रहा, बताते हैं थोड़ी देर में। हुआ क्या था कि एक मुस्लिम युवक है जो अपने पीछे अपनी वाइफ, अपना सन और अपने डॉटर को छोड़ के मर जाता है। उसकी जो प्रॉपर्टी है नेचुरली किस में डिवाइड होगी? वाइफ, सन और डॉटर में डिवाइड क्यों होगी इसमें? डिवोल्व होगी उसके मरने के बाद। हाँ वही वाइफ के। वाइफ कहती है कि मेरे हस्बैंड ने सारी प्रॉपर्टी विल कर रखी है। ये विल झूठा साबित होता है, लेकिन प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी कब्जे में है इसी वाइफ के। यानी किसकी किसकी प्रॉपर्टी कब्जे में है? इसकी, दोनों की प्रॉपर्टी कब्जे में है इसके। ये इसको मॉर्गेज करती है किसी एक्स को। मॉर्गेज के कंसर्निंग ये इंटायर प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर देती है। यानी अपनी प्रॉपर्टी भी, बेटी की प्रॉपर्टी भी, बेटी की प्रॉपर्टी भी मॉर्गेज कर देती है। और मॉर्गेज का जितना भी ट्रांजैक्शन होता है उसमें सन एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। जब मॉर्गेज कर दिया गया तो विवाद ये उठा कि क्या जब प्रॉपर्टी इन तीनों की थी तो वाइफ को मॉर्गेज करने का बाकी लोग की प्रॉपर्टी का राइट था? वाइफ अधिक से अधिक किसकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर सकते थे? सेल्फ। अपनी। बेटे की नहीं, बेटी की नहीं। इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है?
बेटा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है उन तमाम ट्रांजैक्शन में जो मॉर्गेज के लिए जरूरी है। उसने मॉर्गेज के प्रति अपनी सहमति व्यक्त की है। वाइफ तो मॉर्गेज कर ही रही है। डॉटर का क्या रोल है? डॉटर ने भी कुछ किया है, पता ही नहीं। उसको पता ही नहीं है। बहुत सारे परिवार में पता ही नहीं होता है लड़कियों को कि घर में क्या हो रहा है। उसको नहीं पता है, उसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। कोर्ट ने जजमेंट दिया कि इन दोनों की प्रॉपर्टी के मॉर्गेज के कंसर्निंग वो मॉर्गेज वैध है, लेकिन डॉटर के कंसर्निंग वो मॉर्गेज, उसकी प्रॉपर्टी कंसर्निंग वो वैलिड नहीं है। वाइफ मॉर्गेज कर रही है, उसका इंटेंशन है, यहाँ तक तो क्लियर है। सन की प्रॉपर्टी मॉर्गेज के लिए इंटाइटल्ड है, ये कैसे? एक्टिवली पार्टिसिपेट किया तो क्या उसने अपनी सहमति व्यक्त कर दी? तो उसने अपनी क्या, तो इस ट्रांजैक्शन में हो क्या रहा है? किसकी प्रॉपर्टी बच गई? डी की, डॉटर की। की। क्या अब सन को हम कहने की इजाजत दें कि जिस वक्त मॉर्गेज हो रहा था उस वक्त उसको इसकी जानकारी नहीं थी? नहीं दे सकते। तो अभी हम लोग जो 3 शब्द देख रहे थे, क्या क्या? एक्ट, ओमिशन और डिक्लेरेशन। तो इसमें एक्ट किया सन ने, वाइफ ने, डॉटर का कोई एक्ट और ओमिशन है? नहीं है। तो सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि कौन सा मामला है जहां एस्टोपेल लागू होगा, कौन सा मामला जहां एस्टोपेल लागू नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि एस्टोपेल के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। आइए देखें उसके क्या एक्सेप्शन है जहां एस्टोपेल लागू नहीं। पहला है कि अगर एक्ट की जानकारी दोनों पक्षकार को है तो एस्टोपेल लागू नहीं होगा। दोनों पक्षकार को किस फैक्ट की जानकारी? क्या हो रहा है? एक्ट, ओमिशन, डिक्लेरेशन और किस चीज़ के कंसर्निंग? मिसरिप्रेजेंटेशन। कोई मिसरिप्रेजेंट कर रहा है कि ये प्रॉपर्टी हमारी है और इस कंसर्निंग दोनों पक्ष को अगर जानकारी है तो वैसे स्थिति में एस्टोपेल लागू नहीं होगा। दूसरा, माइनर्स के अगेंस्ट में एस्टोपेल लागू नहीं होता है। क्यों? कि जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है और माइनर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम नहीं है। मोरी बीबी बनाम धर्मदास घोष में क्या स्थिति थी? वाइड एबेनिसियो थे। और वाइड एबेनिसियो तो उस कॉन्ट्रैक्ट को किया, जहाँ एस्टोपेल का भी लिया गया था प्रिंसिपल, मतलब वो प्ली कि एक बार जब उसने अपने आप को माइनर कह दिया, सॉरी मेजर कह दिया, तो उसको दोबारा वापस अपने माइनर कहने की इजाज़त न दिया जाए। लेकिन इस फैक्ट की जानकारी थी, नहीं थी। इस फैक्ट की जानकारी ट्रांजैक्शन के दौरान हो चुकी थी कि वो माइनर है, यानी दोनों फैक्ट को जानकारी थी, इस वजह से एस्टोपेल लागू नहीं होगा। क्वेश्चन ऑफ लॉ पर एस्टोपेल लागू नहीं होता। क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है? आप अपना केस देते हैं एडवोकेट को लड़ने के लिए, और वैसे स्थिति में एडवोकेट अगर किसी क्वेश्चन और लॉ पे कोई एडमिशन कर लेता है तो वो बाइंडिंग नहीं है। क्यों? क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट समझते हैं?
जो कोई प्रिंसिपल, अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऑफ लॉ कुछ इस तरह का है और उस पे आपका एडवोकेट उस चीज़ को एडमिट कर लेता है जो आपके अगेंस्ट में चला जाता है, किसी भी तरीके का हो सकता है वो क्वेश्चन, तो वो उस पे एस्टॉपेल लागू नहीं होता। लॉ पे एस्टॉपेल लागू नहीं होता। हर को समझ, हमने अभी क्वेश्चन ऑफ लॉ कहा, अब लॉ कर लॉ मतलब जितने भी एक्ट्स हैं, इनएक्टमेंट्स हैं जो आपके पास, जो जिससे आपको राइट्स मिलते हैं, अगर उस पर कोई प्रोविजन है, एक्सप्रेस प्रोविजन, तो उसके अगेंस्ट में एस्टॉपेल लागू नहीं होगा। ये स्थिति कहाँ हुई थी? अभी हमने कहा ना, रीवा वर्सेस मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी वाले में क्या मामला था? अगर उसको पता है कि इसके एग्जामिनेशन में बैठने से किसी प्रोविजन का उल्लंघन हो रहा है, तो इसके बावजूद कि उसने गलत एंट्री की है, हम उसके एग्जामिनेशन को वैलिड नहीं करार करेंगे। लेकिन तब उसके लिए कंडीशन क्या है कि कहीं एक्सप्रेस प्रोविजन होना चाहिए कि इस तरह के कंडक्ट को इलीगल घोषित किया गया। अगर नहीं किया गया है तो फिर आपकी लाइबिलिटी है कि आप तय कीजिए कि उस वक्त जिस वक्त आप स्क्रूटनी के लिए आपके पास आया था मामला, आप इसको कैसे नहीं पकड़ पाए, और आप 2 साल बाद आप ये नहीं कहने की इजाज़त देंगे हम आपको कि उस वक्त इसने जो एंट्री की थी वो गलत है। ठीक है। जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट्स हैं, दोनों चीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स, उनके अगेंस्ट में एस्टॉपेल लागू नहीं होता। सर जो एक्ट ऑफ सॉवरेन है, संप्रभु का जो कोई कार्य है, उसके अगेंस्ट में एस्टॉपेल लागू नहीं होता। क्या बोले सर? एक्ट ऑफ सॉवरेन, आइए देखते हैं कितने तरीके का एस्टॉपेल होता है। इतना समझ गए, एस्टॉपेल समझ गए, उसके एक्सेप्शन को समझ गए, उसके लेजिस्लेटिव इंटेंशन को समझ गए, ये समझ गए कि एग्जॉस्टिव नहीं है, इसके और भी जगह प्रोविजंस हैं जो एस्टॉपेल के नेचर के ही हैं। और एस्टॉपेल अपने आप में किस तरीके का है? सब्सटेंटिव। ठीक, आइए
एस्टॉपल बाय इलेक्शन की बात कर रहे हैं ना, वो उस प्रिंसिपल के कंसर्निंग है जिसमें हमने कहा था कि कोई भी व्यक्ति अपने गलत कार्यों का फ़ायदा नहीं उठा सकता। आप एक ही समय में गर्म और ठंडी हवा एक साथ नहीं ले सकते हैं। और जहाँ तक इलेक्शन की बात है तो ये चुनाव करते वक्त आप एक ही समय में फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों को इलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उस वक्त आपके पास चुनाव की स्थिति होती है कि आप क्या सेलेक्ट करेंगे, क्या इलेक्ट करेंगे। आइए देखते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड का मतलब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किसको कहते हैं? हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को। किस वजह से कहते हैं? क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड होता है, यानी कि जो भी जजमेंट आ चुका है। जजमेंट का मतलब एक तो आपके लोअर कोर्ट से जजमेंट आता है जहां आपके पास अपील का राइट होता है। अगर स्टेटमेंट ने अगर दे रखा है कि आप इसके अगेंस्ट में अपील में जाएंगे तो जजमेंट कब फाइनल होता है? जब आपका अपील का राइट नहीं होता है तो जजमेंट फाइनल है, क्योंकि आप अपील में जा ही नहीं सकते तो जजमेंट फाइनल। तब आप क्या करेंगे? आप रिट पिटीशन में चले जाते हैं। रिट पिटीशन में कहाँ आते हैं? हाई कोर्ट में। किस ग्राउंड पे? कि आपका कोई फंडामेंटल या लीगल राइट का वायलेशन हो रहा है। हाई कोर्ट एक जजमेंट देगी उसके कंसर्न, उसके बाद उससे भी सेटिस्फाइड नहीं है तो आप डिवीजन बेंच में जाएंगे, उससे भी सेटिस्फाइड नहीं है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जजमेंट जब तक फाइनल नहीं हो जाता है तब तक वो अपने फाइनलिटी के स्टेज पे नहीं पहुंचता। यानी कि फाइनल जजमेंट, हम जजमेंट को फाइनलिटी कब प्रदान करेंगे? या तो अपील का राइट है और आपने लिमिटेशन पीरियड के रहते हुए अपील नहीं लिया, लिमिटेशन पीरियड समाप्त हो गया, अब आप अपील नहीं कर सकते हैं तो जजमेंट फाइनल हो गया। अपील का राइट है, लिमिटेशन पीरियड है और आप अपील में गए। अपील में जाने पे क्या बातें होंगी? या तो वो सबऑर्डिनेट कोर्ट के जजमेंट को ओके कर देगा या उसको क्वेश्चन कर देगा, कोई नया जजमेंट दे देगा। तो जो नया जजमेंट देगा वो फाइनल हो जाएगा। हो सकता है अगर वो डिपेंड करता है ना, ये भी हो सकता है कि अपील में गए आपका और एडमिशन में ये स्टेज में नहीं हुआ, नहीं एडमिट किया गया क्योंकि उसमें कोई लीगल पॉइंट उसको दिखा नहीं, तो ऐसी स्थिति में फिर यानी कहने का मतलब कि जब एक बार जजमेंट फाइनल हो जाए तो उस पक्षकार को जो उस जजमेंट से कंसर्निंग अफेक्टेड हैं उनको फिर वही बात उठाने की इजाज़त नहीं दी जाती उन्हीं पक्षकारों के बीच। ये प्रिंसिपल क्या कहलाता है? प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेट। यानी जो आपको कहने की इजाज़त नहीं दी गई है किसके ग्राउंड पे? या फिर एक रिकॉर्ड है जिसके अकॉर्डिंगली अब आपको उसके अगेंस्ट में कुछ कहने की इजाज़त नहीं है। यहाँ दो बातें आ गई हैं, एक तो एस्टॉपल और दूसरा रेस जुडिकेट। या प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेट। क्या अंतर है? आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न यही है और अक्सर आपसे पूछता भी है। रेस जुडिकेटर और एस्टॉपल में क्या फर्क है? पहली बात यह है कि रेस जुडिकेटर कहाँ लागू होता है? सिविल केसेस। और एस्टॉपल सिविल एज वेल एज क्रिमिनल। कहाँ से क्लास फर्स्ट डे से बता रहे हैं, सिर्फ सिविल में लागू होता है।
तो कोई अंतर तो दिखा नहीं। दूसरा, आप कहने के लिए कर सकते हैं कि ये सेक्शन 121 में है और वो सेक्शन 11 में, ये तो कोई अंतर नहीं हुआ। अंतर बताइए। सर रेस जुडिकाटा उससे गवर्न करता है विच इज ऑलरेडी डिसाइडेड, बट ये वैसा तो नहीं है कि ऑलरेडी डिसाइडेड है। देखिए इसमें क्या फर्क है कि ठीक है इन्होंने सही कहा, रेस जुडिकेटा कब आएगा? जब मामला ऑलरेडी जुडिकेटेड हो चुका रहेगा, डिसाइडेड हो चुका रहेगा, यानी ये जजमेंट से आता है। जजमेंट कोई है तो उसके अगेंस्ट में फिर आप इस पे क्या करते हैं, आप कोर्ट को बार कर देते हैं। क्या करने के लिए कि अब आपका जुरिडिक्शन नहीं है। नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू। अब आप ट्रायल नहीं कर सकते हैं किसी सूट और इशू का, यानी किसको बार कर रहे हैं? पार्टीज नहीं, कोर्ट को। रेस जुडिकेटा में आप कोर्ट को बार कर रहे हैं, और यहाँ किसको बार कर रहे हैं? पार्टीज यहाँ पार्टीज और इसके रिप्रेजेंटेटिव को, कि एक समय में एक बात, दूसरे समय में दूसरी बात कहने की इजाजत नहीं। सेम वर्ड between the litigating between the same parties or parties litigating under the same tentacle. रेस जुडिकेटा की बात कर रहे हैं, नहीं उसमें और भी सारी चीज़ें, कॉम्पिटेंट कोर्ट है, हार्ड एंड फाइनली डिसाइडेड है, वो सब मैटर भी है। यहाँ तो हम पार्टी को मना कर, पार्टी का मुंह बंद कर दे रहे हैं कि अब एक समय में एक बात, दूसरे समय में दूसरी बात करने की इजाज़त आपको नहीं है एस्टॉपल के कंसर्निंग। और रेस जुडिकेटा कंसर्निंग हम कोर्ट को ही कह रहे हैं कि अब आप नहीं सुन सकते, आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है अब आप सुनने को। एक तरफ पार्टी है, दूसरी तरफ कोर्ट है। एक तरफ हम पार्टी को मना करते हैं, दूसरी तरफ कोर्ट को मना करते हैं। किस वजह से? क्योंकि मामला डिसाइडेड है। ठीक है, और बताइए। बहुत सारा अंतर है, बताइए। रेस हाँ, ये ऐसे ही पॉइंट बढ़ाने वाला था। रेस जुडिकाटा इज गवर्न्ड बाय द सिविल प्रोसीजर कोड एज वेल एज एस्टॉपल गवर्न्ड बाय। नहीं गलत नहीं है, सही है। क्योंकि भारतीय साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यस, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये है, और वो सिविल प्रक्रिया संहिता में है। हाँ, ये एडजेक्टिव लॉ का सब्सटेंटिव पार्ट है, वो प्रोसीजर लॉ का भी सब्सटेंटिव पार्ट है, क्योंकि वो भी तो मना कर दे रहा है ना। ठीक है, हम अभी आपको एक लिस्ट दे देंगे, उससे पहले लेकिन आपको जरूरी है कि जानना जरूरी है कि किन किन चीज़ों में अंतर पूछता है। इसमें सबसे पहले जो आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इसी से पूछता है, रेस जुडिकेटा और एस्टॉपल में अंतर होता है। ठीक है, तो आप समझ गए हैं एस्टॉपल का रिकॉर्ड का मतलब, जैसे ही जजमेंट आ गई, अब उस पार्टी को इजाजत नहीं है तो उसी बिंदु पे उन्हीं पक्षकारों के बीच पुनः उस विवाद को उठाया जाए। रोक दिया गया ना, स्टॉप कर दिया गया। हमने तो कहा ना कि पार्टीज को इजाजत नहीं है। दूसरी चीज, एस्टॉपल का मतलब पार्टी को एक समय में एक बात, दूसरे समय में दूसरी बात कहने की इजाजत नहीं है। आइए, एस्टॉपल बाय डीड का क्या मतलब होता है? डीड क्या चीज से आएगा? ये जो सेल ट्रांजैक्शन हो रहा था उसमें डीड होगा। आप कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या कहते हैं, किराएदार रखते हैं, या मौखिक भी रख सकते हैं, और आप उसको डीड की तो मतलब रिटन में भी रख सकते हैं। एग्रीमेंट किस तरीके से होता है? ओरल भी, वर्बल भी होता है, और रिटन भी होता है, और इम्प्लाइड भी होता है। तो कह रहा है कि अगर डीड है कोई और इसके कंसर्निंग जो है आपका वही है 122 है 123, और वो देखेंगे अभी तुरंत क्या है। एस्टॉपल बाय कंडक्ट, पास और कंडक्ट। आप कोई आचरण करते हैं, मतलब ये है कि कोई ट्रांजैक्शन है, कोई किसी, जैसे किसी मामले में जहां उसकी संपत्ति थी
वो बाय कंडक्ट वो लड़का क्या शो कर रहा था? नहीं, संपत्ति उसकी नहीं है। मतलब ये कि वो जो सारे के सारे वो मॉर्गेज ट्रांजैक्शन में अपने आप को शामिल रखा, तो बाय कंडक्ट अब वो इस चीज़ की सहमति दे रहा था कि जो आप मॉर्गेज कर रहे हैं उसमें मेरी सहमति है, मेरी प्रॉपर्टी को भी आप मॉर्गेज कर सकते हैं। ये उसके बाय कंडक्ट था। तो अब उसको इस बात की इजाज़त नहीं मिलेगी कि उसकी प्रॉपर्टी थी और आपके पास टाइटल नहीं था, इसलिए आप मॉर्गेज नहीं कर सकती। तो बाय कंडक्ट अगर उसने कोई किया है तो उससे भी, क्योंकि इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। कंडक्ट का मतलब ये भी होता है ना कि जब आप, जैसे हमने क्या कहा, ये कौन सा उपमति, आप अपने अधिकारों को जानते हैं और जानने के बावजूद आप चुपचाप हैं, तो एक तरह से आप परमिट कर रहे हैं सामने वाले को कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें हमारी इजाज़त है। भले इजाज़त ना हो, लेकिन उस वक्त तो आपका बोलना कर्तव्य था, आप उस चीज़ को रोक सकते थे, बट आपने वो नहीं किया। तो बाय कंडक्ट आपने क्या किया? बाय कंडक्ट अपने आप को एस्टॉपल के श्रेणी में ले आए। अब आपको इस बात कहने की इजाज़त नहीं कि उस वक्त जो आप चुपचाप थे, तो उस वक्त की बात को अब आप कह के नकार सकते हैं। हम इसकी इजाज़त अब आपको नहीं देंगे। इक्विटेबल एस्टॉपल, ये एस्टॉपल का जो प्रिंसिपल है वो इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसेंस, इस पे आधारित है। यानी कि जो मामला इसमें नहीं आ रहा है 121 से 123 में, और सब के सब इक्विटेबल एस्टॉपल में आएगा। यानी कहां से कहां तक आएगा? हमने क्या लिस्ट दिया था कि एग्जॉस्टिव नहीं है तो वो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का, यस सर, वो भी आएगा। रजिस्ट्रेशन एक्ट का, हाँ वो भी आएगा, एनआई एक्ट का। ये सब के सब इक्विटेबल एस्टॉपल की कंसर्निंग वहाँ आएंगे, क्योंकि ये मामला 121 से 123 के बीच में नहीं आ रहा, लेकिन प्रिंसिपल वही है, इसलिए वो इक्विटेबल एस्टॉपल। इसको समझ लीजिए, फिर इस पे आते हैं, इस पे डिस्कशन करना है, क्योंकि इससे आपसे पूछता है प्रोमिसरी एस्टॉपल से। एस्टॉपल अगेंस्ट एस्टॉपल, अगर दोनों पक्षकार के पास एस्टॉपल है, पक्षकार दो ही होंगे, उनके पास भी कुछ प्ले होगा, उनके पास भी कुछ प्ले होगा। अगर दोनों पक्षकार के पास एस्टॉपल है तो दो तीर आपस में टकराएंगे तो क्या होगा? दोनों तीर समाप्त। तो ऐसे स्थिति में कोर्ट किसी स्टेटमेंट को नहीं मानेगा, और जो गवर्निंग आपके प्रोविजंस होंगे उसके अकॉर्डिंगली जजमेंट देगा। एक एस्टॉपल होने पे क्या होता? दूसरे पक्षकार को उसको स्टॉप कर देता अपनी पुरानी बात से करने के लिए। लेकिन जहां दो एस्टॉपल है वैसे स्थिति में किसी को इसका फायदा नहीं मिलेगा। अब आइए इसको देखिए, समझिए क्या है प्रॉमिसरी एस्टॉपल। इसको हमने क्या कहा? न्यू एस्टॉपल, कोसा एस्टॉपल। नाम से समझिए, एक तो ये नया कॉन्सेप्ट है प्रॉमिसरी एस्टॉपल का। दूसरा कोसा एस्टॉपल है, एस्टॉपल जैसा है बट एस्टॉपल नहीं है, लेकिन प्रभाव एस्टॉपल का है। अभी तक हम लोग जो देख रहे थे ट्रांजैक्शन, उसमें क्या था? ये जमीन हमारी है, किस चीज का वो रिप्रेजेंटेशन कर रहा था? जो चीज एग्जिस्टेंस में है उसका रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, फ्यूचर में नहीं, जो प्रेजेंट में एग्जिस्टेंस में है उसका रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। जब प्रॉमिसरी एस्टॉपल की बात आएगी तो ये प्रॉमिस कर रहा है ना, यानी वो ऐसी बातों का प्रॉमिस कर रहा है जो फ्यूचर में होगा। पहली चीज। दूसरी चीज, इसका जो हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें कॉन्सिडरेशन एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो प्रॉमिसरी एस्टॉपल में कॉन्सिडरेशन का एक्सेप्शन मान के हम लोग चलते हैं। दो बातें हुई, पहला जो फैक्ट है वह एग्जिस्टेंस में नहीं है, यानी ये फ्यूचर में आएगा। दूसरा,
नो कंसिडरेशन। एक मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग है लंदन में, सेंट्रल लंदन हाउसिंग कंपनी वर्सेस हाई ट्रीज सोसाइटी। उसमें बहुत सारे टेनेंट रहते हैं। निश्चित रूप से जब टेनेंट रहेंगे तो उनसे आप किराया लेंगे। बीच में लड़ाई छिड़ गई, युद्ध, मकान खाली होने लगा। मकान मालिक ने प्रॉमिस किया कि हम आधे किराए पे मकान देंगे, मतलब जो किराया है उसका आधा। अगर 100 रुपये किराया है तो 50 रुपये किराए पे जो टेंट रहना चाहते हैं रह सकते हैं। तो जो लोग 50 रुपये किराए पे रहना चाह रहे थे वो लोग रह गए, बाकी लोग छोड़ के चले गए। जब लड़ाई खत्म हो गई तो फिर से मकान लोग सर की आने लगे और मकान फिर से बढ़ गया। तो मकान मालिक ने जो नया किराया लगाया फिर से 100 रुपया, उस पर उसने ये कहा कि 100 रुपया का तो अभी किराया लेंगे ही, जो पिछले बार जो हमने साल भर से आपसे 50 रुपये लिया था उसकी जगह हम पूरा किराया लेंगे जो लोग रह गए। क्योंकि अगर इस तरह का कोई हमारे बीच एग्रीमेंट है तो हमने आपको जो कहा कि 50 रुपये में आप रह सकते हैं, तो उसके लिए आपकी तरफ से कंसिडरेशन क्या था? प्रॉमिस क्या हो रही थी फ्यूचर में कि हम जब तक लड़ाई चलेगी तब तक हम 50 रुपये किराया आपसे लेंगे, और जब लड़ाई खत्म हो गई तो आप 100 रुपया दीजिए और पुराना 50 रुपया जो ड्यू है वो भी दीजिए। तो उसने पहले प्रॉमिस क्या किया? प्रॉमिस किसी से कंसर्न नहीं किया, कोई फ्यूचर था कि जब तक लड़ाई चलेगी तब तक के लिए, और ये कहा कि जो 50 रुपया पे आप रह रहे थे उसके लिए आपकी तरफ से हमको क्या कंसिडरेशन मिला। आप तो 100 रुपया में रह रहे थे, तो अगर आप कहते कंसिडरेशन अमाउंट 100 रुपया था, लेकिन हमने जो आपको 50 रुपया कटा दिया तो उस 50 रुपये का हमको कंसिडरेशन क्या मिला? क्योंकि आप एक्सेप्ट किए तो कंसिडरेशन आपके तरफ से आना चाहिए। इसलिए कहें कि तो ऐसी स्थिति में कोर्ट ने जजमेंट दिया कि नहीं, आप नए किराए में 100 रुपया ले सकते हैं, लेकिन पुराना जो 50 रुपया आपका ड्यू है वो आप नहीं ले सकते। कारण ये कि आपके प्रॉमिस से वो लोग रहें, अपनी स्थिति में परिवर्तन किया, ये जानते हुए कि वहां रहना जोखिम है उन्होंने उठाया और वो फिर भी रहे। अब अगर जो आप 50 रुपया वापस मांग रहे हैं तो ये आपको इसके डिमांड की इजाजत नहीं मिलेगी और आपका स्टॉक अलग हो जाएगा। यही प्रोसेस है। आपको लग रहा है कि स्टॉपल के सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स है सब फुलफिल हो रहे हैं? क्या नहीं फुलफिल हुआ इसमें? एक और इलस्ट्रेशन समझ लीजिए, लिख लीजिए। मोतीलाल पद्मावत शुगर मिल्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। मोतीलाल पद्मावत शुगर मिल लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। देखिए इसमें क्या हुआ था। यूपी स्टेट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया 10 अक्टूबर 1968 को कि जो कोई भी उसके स्टेट में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फैक्ट्री लगाएगा उसको स्टेट 3 साल तक सेल टैक्स से छूट दे देगी। जो भी प्रोडक्ट वो बेचेगा इस स्टेट में उसमें सेल टैक्स नहीं लगेगा। एक व्यक्ति है जो 12 तारीख को एक लेटर लिखता है और पूछता है कंफर्मेशन के बारे में कि क्या ऐसा सच बात है। तो लेटर सेक्रेटरी को लिखता है, लेटर से जवाब आता है कि हाँ यह सही बात है।
फिर वो क्या काम करता है कि बहुत जगह से उधार लेता है और वनस्पति समझ रहे हैं, रिफाइंड ऑयल का एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश करता है लखनऊ में। और वैसे स्थिति में उसने फिर से जो उद्योग मिनिस्ट्री है वहाँ वो लेटर लिख के पूछता है कि हमें 3 साल की सेल टैक्स से छूट मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि हाँ, जिस वक्त आपको प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा उस वक्त से 3 साल तक जो भी प्रोडक्ट इस फैक्ट्री के तहत बनेगा उस फैक्ट्री में हम आपको छूट देंगे। जब वो सारी चीज़ें लगा लिया तो गवर्नमेंट इस बात से मुकर गई। मामला पहुंचा कोर्ट, क्योंकि देखिए हुआ क्या था, गवर्नमेंट ने क्या प्रॉमिस किया, 3 साल तक जो भी उसके स्टेट में फैक्ट्री लगाएगा, ये किस वजह से कि जो भी फैक्ट्री लगा रहा है वो अपने आप को एस्टेब्लिश कर सके, उसका ग्रोथ हो और साथ ही साथ स्टेट को फायदा हो, क्योंकि वहाँ कंपनी लगेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और रेवेन्यू भी आएगा इसके कंसर्निंग। उस व्यक्ति ने इस सरकार के नोटिफिकेशन पे भरोसा करके अपने लीगल स्टेटस में परिवर्तन कर लिया। उसने लोन ले लिया, लोन पे जितने भी फैक्ट्री लगाने के कंसर्निंग इक्विपमेंट्स हैं वो सब इस्टेब्लिश किया, लीज पे ज़मीन लिया। ये सारी चीज़ करने के बाद अब सरकार कर रही है कि नहीं। तो अब बात समझिए, ये बात किस पे लागू, अभी हमने थोड़ा देर एक्सेप्शन के तहत क्या लिख पाया था, सॉवरेन के अगेंस्ट में एस्टेबल नहीं लागू होगा। उस स्टेट का सॉवरेन गवर्नमेंट, इसलिए हमने इसको क्या कहा है, न्यू एस्टेबल। एस्टेबल ना सॉवरेन के अगेंस्ट में नहीं लगेगा, ये तो कोसा एस्टेबल। तो इसने कहा कि नहीं, जैसे ही इसने उससे सरकार के सचिव से पूछा और उसने ये कहा कि नहीं 3 साल तक एक मिलेगा, तो सरकार अपने वचन से अब बद्ध हो गई है और अब उसको अपने वचन से मुकरने नहीं दिया जाएगा। ये तो इस एपिसोड का एक पॉइंट है। प्रॉमिसरी स्टेपल में अब आप समझिए कि ये जो 3 साल का एग्जाम्पशन है उसके अगेंस्ट में सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मिल रहा है, सरकार किस तरीके का प्रॉमिस की है इन फ्यूचर में 3 साल तक नहीं लगाएंगे। एग्जिस्टेंस जो फैक्ट है वो एग्जिस्टेंस में नहीं है प्रेजेंट में, इस वजह से ये एस्टॉपल नहीं है। लेकिन सरकार के प्रॉमिस में उस व्यक्ति ने अपने लीगल स्टेटस में परिवर्तन कर दिया। और हमने क्या कहा था कि ये इनएक्टमेंट किसके बेनिफिट के लिए बनाया गया है, विक्टिम्स के। हमें इससे मतलब नहीं है कि सरकार क्या प्रॉमिस कर रही है, सामने वाला किस इंटेंशन से प्रॉमिस कर रहा है। हमें तो मतलब है कि वो व्यक्ति जिसने अपने लीगल स्टेटस में परिवर्तन किया है, किसी के व्यक्ति के कार्य लो या घोषणा से प्रभावित हो गए। ये क्या था, नोटिफिकेशन एक तरह का डिक्लेरेशन है, एक कमीशन और डिक्लेरेशन का एक इंग्रेडिएंट है। उससे प्रभावित होकर किसी व्यक्ति ने अपने लीगल स्टेटस में परिवर्तन कर लिया और वो परिवर्तन करने के बाद अब सामने वाले को नहीं करने दिया जाएगा, चाहे वो सरकार ही क्यों नहीं हो। क्योंकि हम क्या कहते हैं, रूल ऑफ लॉ के तहत गाइड होते हैं और इस लॉ के ऊपर कोई नहीं है, सरकार भी नहीं है। हमने क्यों कहा कि इसका एक पॉइंट है, सरकार अगर ये कहे कि इससे हमारा जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो प्रभावित, पब्लिक एट लार्ज, हमने क्या कहा कि किस चीज पे बेस्ड है, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ के साथ साथ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसेंसस। जब हम इक्विटी की बात करेंगे तो हम एक व्यक्ति का इंटरेस्ट देखेंगे कि पर्सन इन लार्ज का इंटरेस्ट देखेंगे। क्यों? क्योंकि इक्विटी के कंसर्निंग एक व्यक्ति के इंटरेस्ट को बचाने के लिए पर्सन इन लार्ज की हम बलि नहीं चढ़ने देंगे। तो अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि इससे पब्लिक पॉलिसी या पब्लिक इन इंटरेस्ट से प्रभावित हो रही है, तो वैसे स्थिति में प्रॉमिसरी एस्टेपल नहीं लागू होगा। बात को समझ लीजिए।
एक तरफ हम कह रहे हैं कि प्रोमिस स्टेपल लागू होगा, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जैसे ही सरकार ये प्ले लेती है कि लोकहित इससे प्रभावित हो रहा है, तो सिर्फ ये कह देने से कि लोकहित प्रभावित हो रहा है हम नहीं मानेंगे। सरकार को इस बात को प्रूफ करना होगा कि लोकहित प्रभावित हो रहा है। अगर वो प्रभावित इस चीज को प्रमाणित कर देती है तब प्रोमिस स्टेपल नहीं लागू करेंगे, अगर नहीं की तो वैसी स्थिति में तब लागू कर देंगे। तीसरा, अगर सरकार इस नोटिफिकेशन के बाद कोई रीजनेबल नोटिफिकेशन बाद में पब्लिश कर देती है, हमने कहा रीजनेबल नोटिफिकेशन। रीजनेबल नोटिफिकेशन मतलब कि वह इस व्यक्ति जो अपने लीगल स्टेटस में परिवर्तन करने की स्थिति में है, उस नोटिस के बाद अपने आप को रोक लिया कर, तो वैसे स्थिति में प्रोमिस स्टेपल लागू नहीं होगा। समझ रहे? अब आप रीजनेबल नोटिफिकेशन कब इसके सेंस में कहा जाता? जैसे आज उसने कहा कि 3 साल तक हम कोई आपसे से टैक्स नहीं लेंगे, और जिस वक्त वो ट्रांजैक्शन कर रहा था, मतलब कम्युनिकेशन कर रहा था लेटर्स का, उसी के कंसर्निंग 1 सप्ताह बाद कह देता कि कुछ ऐसे भी सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं जिसमें ये बट करके वो लगा देता। तो आपके पास ये ऑप्शन था, चूंकि आप कम्युनिकेट कर रहे हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, आप उसके सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी के पास सारा रिकॉर्ड होता है, तो आप रिकॉर्ड के माध्यम से आप जान सकते हैं कि सरकार ने कोई इस बीच और तो कोई अल्टर करके नोटिफिकेशन नहीं निकाल दिया है। तो अगर इस तरह की कोई नोटिफिकेशन है और इसकी जानकारी आपको है, देन वैसे स्थिति में प्रोमिस स्टेपल नहीं लागू। क्योंकि हमने एक चीज़ और क्या कहा था, स्टेपल लागू होने के लिए क्या जरूरी है कि अगर दोनों पक्ष को फैक्ट की जानकारी है तो स्टेपल लागू नहीं होगा। ठीक है, इससे क्या निष्कर्ष निकला? पहली बात ये कि अगर सरकार कोई कहे कि मेरा कोई लीगल ड्यूटी है, इसको हमको करना है, और आप अगर प्रॉमिसरी एस्टॉपेल का प्ली लेके उसके उस लीगल ड्यूटी को करने से नहीं रोक सकते, क्योंकि हमने क्या होगा, सॉवरेन के अगेंस्ट में एस्टॉपेल लागू नहीं होगा। लेकिन एस्टॉपेल के कंसर्न की बात कर रहे थे, अब हम लोग प्रॉमिसरी एस्टॉपेल के कंसर्न की बात कर रहे हैं, जो कि एस्टॉपेल एक्चुअली है नहीं, हम उसकी बात कर रहे हैं, कौन सा एस्टॉपेल। दूसरी चीज, अगर लेजिस्लेचर कोई कानून बनाना चाहता है तो इस आधार पे कि आपने पहले कोई प्रॉमिस किया था और अब आप प्रॉमिसरी एस्टॉपेल के आधार पे उस तरह का कोई लेजिस्लेचर नहीं बना सकते हैं, तो इसकी इजाजत नहीं मिलती है। यहां तक समझ रहे हैं? तो ये जो आपका क्वेश्चन आता है प्रॉमिसरी एस्टॉपेल पे, ये आपको शॉर्ट नोट्स में भी आता है, ये हो सकता है कि कोई क्वेश्चन के तौर पर दिया जाए। ये डिफरेंट नाम से भी आ सकता है, प्रॉमिसरी एस्टॉपेल भी लिखा हो सकता है, न्यू एस्टॉपेल या प्रॉमिसरी एस्टॉपेल भी लिखा हो सकता है। उसी तरह ये कंडक्ट वाला या पास एस्टॉपेल, एस्टॉपेल में पास भी हो सकता है, एस्टॉपेल में कंडक्ट। आपको दोनों नामों से वाकिफ होना होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? एस्टॉपेल राइट के कंसर्निंग हमने क्या कहा था कि ये आपका जो 122 और 123 है वो एस्टॉपेल बाय डीड। देखिए क्या हो रहा है, एस्टॉपेल ऑफ टेनेंट। किसकी बात करिए? 122 में नो टेनेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। एक तो टेनेंट है, दूसरा लाइसेंस। लाइसेंसी है। ये दो व्यक्तियों के बारे में बात कर रहा है। टेनेंट होगा तो कौन होगा साथ में? लैंडलॉर्ड होगा। लैंडलॉर्ड। लाइसेंसी होगा तो जिसने लाइसेंस दिया लाइसेंसर होगा, ये दो लोग होंगे। कहता है कि उस दरमियान नो टेनेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और पर्सन क्लेमिंग थ्रू सच टेनेंट shall during the continuance of the tenancy or any time thereafter
be permitted to deny that the landlord of such tenant had, at the beginning of tenancy, a title of such immovable property, and no person who come upon an immovable property by the license of the person in possession thereof shall be permitted to deny that such person had a title to such possession at the time when such license was given. एक टेनेंट को आप मकान देते हैं, टेनेंट जानता है कि आप मकान मालिक हैं कि नहीं हैं। तो जैसे ही आपके और इस टेनेंट के बीच लैंडलॉर्ड और टेनेंट का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाता है, तो इस अब शब्दों पे ध्यान दीजिएगा कि कब वो नहीं कर सकता है, तो फिर वो आपके लैंडलॉर्ड होने के हैं कि नहीं है, इस टाइटल को वो इनकार नहीं कर सकता है। एस्टॉपल का मतलब क्या है कि आप स्टॉप कर दिए जाएंगे इस तथ्य को इनकार करने से। किसको? कब? गौर से देखिए, इसलिए कहा है ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ टेनेंसी और एनी टाइम देयर आफ्टर, जब तक ये टेनेंसी चल रही है या उसके बाद। किस बात को इनकार करने से? कि आप मकान मालिक हैं कि थे। Denying that landlord of such tenant had at the beginning of tenancy, जिस वक्त इस टेनेंसी की शुरुआत हुई उस वक्त आप मकान मालिक नहीं थे। क्या चीज से इनकार करने के लिए मना कर रहा है? आप लैंडलॉर्ड हैं, टेनेंट को कह रहा है कि आप नहीं कर सकते। ये इस सिद्धांत पे है, वंस ए टेनेंट इज ऑलवेज ए टेनेंट। एक बार टेनेंट हमेशा के लिए टेनेंट। लेकिन कब आप मना करेंगे? जब आपके बीच रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गई टेनेंट और लैंडलॉर्ड की। वैसे स्थिति में टेनेंट को उस लैंडलॉर्ड को इनकार करने की इजाजत नहीं है एट द बिगिनिंग ऑफ टेनेंसी की। जिस वक्त टेनेंसी की शुरुआत हुई थी उस वक्त ये मालिक नहीं थे। और आफ्टर द टेनेंसी ड्यूरिंग द टेनेंसी का क्या मतलब है? या तो लीज पीरियड खत्म हो जाएगा तो आप उस प्रॉपर्टी से निकल जाएंगे, एक कंडीशन ये हो सकता है। ये कंडीशन भी हो सकता है कि एक न्यू टेनेंसी स्टार्ट हो जाए, जैसे कहते हैं ना 11 महीने के लीज के बाद फिर नया 11 महीना, इस तरह का जो आप इसको कंटिन्यूएशन में रखते हैं। तो यहाँ इसका संबंध पोजीशन से नहीं है कि वो टेनेंट पहले से पोजीशन में है। ये हो भी सकता है कि पहले से पोजीशन में हो, क्योंकि जैसे आप रिन्यूअल ऑफ टेनेंसी एग्रीमेंट करवाते हैं तो वो पहले से पोजीशन में रहता है। तो ये कब इनकार करने के लिए मना कर रहा है? लीगल पॉइंट कहाँ है इसका? ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ टेनेंसी एंड आफ्टरवर्ड। सच टेनेंसी बिगिनिंग ऑफ द टेनेंसी क्या कहते हैं? टेनेंसी एनी टाइम देयर आफ्टर, उसके बाद। देयर आफ्टर उसके बाद मतलब जैसे टेनेंसी की शुरुआत हो गई और जब तक टेनेंसी चल रही है, जब तक टेनेंसी चल रही है आप लैंडलॉर्ड के टाइटल को यह कह के कि जिस वक्त टेनेंसी की शुरुआत हुई थी आप मकान मालिक नहीं थे, यह कहने की इजाजत हम नहीं देंगे। इसका मतलब आप कब कह सकते हैं? जब टेनेंसी की शुरुआत नहीं हुई है तो आप कह सकते हैं कि आप मकान मालिक हो ही नहीं, मकान कहाँ से दोगे? एक तो कंडीशन ये, तो तुम लोगे कहे के लिए फिर जब तुम शुरू से नहीं मान रहे हो उनको। तो दूसरा, जब टेनेंसी समाप्त हो जाए तब। तीसरा, वो टेनेंसी समाप्त ना हो, कब्जा छोड़ दे, तब उसको इजाजत है। इसलिए बिल्कुल ये मत मान लीजिएगा उसको कभी इजाजत है ही नहीं, उसको इजाजत है लैंडलॉर्ड के टाइटल पे प्रश्न चिन्ह लगाने का, लेकिन ड्यूरिंग द टेनेंसी वो नहीं लगा सकता। सेम चीज लाइसेंस के कंसर्निंग भी है कि जो लाइसेंसर ने लाइसेंस दिया है तो आप उसके उस टाइटल को कि जिस वक्त वो लाइसेंस दे रहा था उसके पास उसकी टाइटल नहीं थी लाइसेंस देने की,
तो लिए था हम्म? तो लिया था नहीं, हमने तो आपको बताया कि हम आपको इजाजत नहीं देंगे उसके टाइटल को इनकार करने से। ये हो सकता है कि आप विवाद क्रिएट करने के लिए कहना शुरू कर दें कि आप तो मकान मालिक थे ही नहीं, तो हम आपको क्यों दें किराया, हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। आपने जब एक बार एक्सेप्ट कर लिया मुझे मकान मालिक, तो ड्यूरिंग द टेनेंसी में हम ही हैं मकान मालिक, भले मेरे टाइटल में दोस्तों। ओहो ये हो सकता है कि जिस वक्त हम वो इस वक्त भी चैलेंज कर सकता है कि जैसे मकान मालिक जो ओरिजिनल है उसकी डेथ हो जाए, तो टेनेंसी का एग्रीमेंट तो उसके साथ हुआ है, तो उसके बाद वो प्रॉपर्टी किसको गई उसको नहीं पता है, तो वैसे स्थिति में जो नया मकान मालिक है उसके टेनेंसी को वो कह सकता है कि आप लैंडलॉर्ड नहीं है, ये वहाँ कह सकता है। समझ रहे? और सेम चीज लाइसेंस के साथ। ये चूंकि डिड की बात है, पहली बात इस चीज को कंफर्म हो लीजिए कि हम लोग एस्टोपेल बाय डिड पर है, कोई जरूरी थोड़ी है कि टेनेंसी आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिड ही हो, है क्या? क्योंकि हमने क्या कहा था कि कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कब है, जब साल भर हो या उससे ऊपर हो, तब की स्थिति में 11 महीने का करा रहे हैं तो आप ओरल भी करा सकते हैं, तो ऐसे में तो कोई डेट है नहीं, तो वैसे स्थिति में भी आपको इसके टाइटल को चैलेंज करने की इजाजत नहीं है। ठीक है? 123 भी देख लीजिए। No acceptor of a bill of exchange shall be permitted to deny that the drawer had authority to draw such bill or to endorse it. Nor shall any bailee or licensee be permitted to deny that his bailer or licensor had, at the time when the bailment or license commenced, authority to make such bailment or grant such license. क्या कह रहा है? बिल ऑफ एक्सचेंज समझ रहे हैं आप? क्या है ये? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, अ काइंड ऑफ चेक। बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक। इसमें एक ड्रॉवर होता है। ड्रॉवर का मतलब जैसे चेक अगर है पर्सन मेकिंग तो जो साइन करके देगा कि लाइए जाइए कैश करा लीजिए, क्योंकि उसका अकाउंट रहेगा उस पर, वो वही साइन करेगा। तो ये करता है जो एक्सेप्टर है, यानी जिसको भी दिया गया, वो नहीं कर सकता है, इस बात को इनकार नहीं कर सकता है कि उसको इस बात कहने की अथॉरिटी नहीं है। क्यों? No acceptor of bill of exchange shall be permitted to deny that the drawer has authority to draw such bill or to endorse it. क्यों? हम चेक लिख के दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप चेक करने के अथॉरिटी में नहीं। इस बात का क्या तुक बनेगा भाई? तुम जाओ ना बैंक में, तुम अभी हल्ला कर रहे हो, जाओ, हो सकता है कैश हो जाए तो कहो कि हमें अथॉरिटी है, तो पहले ही से हंगामा करो कि आपको अथॉरिटी नहीं है, तो हम इसकी इजाजत आपको नहीं देंगे। एक्सप्लेनेशन है दो, उसको गौर से देखिए। The acceptor of bill of exchange may deny that the bill was really drawn by the person by whom it purports to have been drawn. क्या मतलब है इसका? एक्सप्लेन कर रहा है, उस प्रिंसिपल को डिनाई नहीं कर रहा है, सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा है, ये स्पष्टीकरण है। प्रिंसिपल क्या है कि एक्सेप्टर को इजाजत नहीं है कि ड्रॉवर के ऑथोरिटी को वो चैलेंज करे। एक्सप्लेन क्या कर रहा है? द एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज में डिनाई दैट द बिल वाज रियली ड्रॉन बाय द पर्सन बाय whom it purports to have been drawn. इसका मतलब
हम अगर आपको चेक देते हैं, तो एक तो हुआ ये कि आप खुद जाकर ड्रॉ कर लीजिए, एक हुआ ये कि मेरा दिया हुआ चेक आप किसी और को देते हैं कि जाओ कैश करो। तो जिस वक्त एक्सेप्टेड है, सेकंड एक्सेप्टेड मैंने हमें आपको दिया, आपकी कोई लायबिलिटी है, उस वक्त आपके पास कैश नहीं है, आपने वही चेक दूसरे को दे दिया इंडोर्स करके, जाओ चेक कर कैश करो। तो वैसे स्थिति में वो इस चीज को डिनाई कर सकता है कि आप नहीं कर सकते थे, हम कर सकते थे, क्योंकि चेक किसका है? मेरा है। बैंक में अकाउंट किसका है? मेरा है। किसके अकाउंट से पैसा कटेगा? मेरे अकाउंट से कटेगा, आपके अकाउंट से थोड़ी जाएगा। इसलिए वो कह सकता है कि उसी व्यक्ति का है जिसके बारे में वो कहा जा रहा है। समझ रहे हैं? इट जस्ट एक्सप्लेनेशन है। उस मेन प्रिंसिपल को उसने डिनाई नहीं किया है कि आप उसके जो अथॉरिटी है ड्रॉअर की, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, वो करने की इजाजत आपको नहीं। ठीक। सेकेंड, if a bailee delivers the good bail to a person other than the bailer, he may prove that such person had a right to them as against the bailer. Bailment समझते हैं? यस क्या है? सर, जब किसी मूवेबल गुड्स को हम लोग किसी को देते हैं, जैसे आप कपड़ा हाँ यस हाँ। आप दर्जी को कपड़ा देते हैं, तो आपने दर्जी को कपड़ा दिया किस पर्पस के लिए? उसके इस स्टिच सील को हमको दे देना कि रख लेना, पहन लेना, नहीं, यानी कि एक खास पर्पस के लिए देते हैं, पर्पस पूरा होने पे आप उसको हमको वापस करते हैं। उसके कंसर्निंग जो भी आपके चार्जेज जो वो हम देंगे, या ड्राइवर्स के लिए देते हैं, या आयरन के लिए देते हैं, या कोई चीज़ सामान, इस तरह की जो चीज़ें हैं जो खास पर्पस के लिए देते हैं कि जब वो पर्पस पूरा हो जाए तो आप हमें वापस कर देंगे। तो वैसे स्थिति में बेली कौन है? दर्जी। इस एपिसोड में दर्जी। तो दर्जी का काम क्या था? बेली का काम क्या था? सिल के दे देना, सिल के दे देना। किसको? जो बेलर को। बेलर को। क्या वो उसके अथॉरिटी को चैलेंज कर सकता है? देखिए क्या कर रहा है। If a bailee delivers the good bail to a person other than the bailer, मैंने हमने दिया था, वो किसी और को अगर दे देता है, हमने दिया कपड़ा सिल के हमको दे दिया, वो किसी और को दे देता है, पागल तो क्या कहता है? He may prove that such person had a right to them as against the bailer. वो प्रूव कर सकता है कि उसका बेलर के अगेंस्ट में एक राइट था, इसलिए उसको हमने दे दिया। किस तरह का राइट हो सकता है? रसीद ले आएगा। हाँ, रसीद ले आ गया, दे देगा, तो बोला उसके अगेंस्ट में राइट था तो इसलिए हमने दे दिया। तो किसी को भी दे सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि बेलर को ही दे। ये जस्ट एक्सप्लेनेशन। मेन थ्योरी क्या है कि बेली या लाइसेंसी भी परमिटेड टू डिनाई दैट द बेलर और लाइसेंसी हैड द टाइम ऑफ द बेलमेंट लाइसेंस कमेंस्ड ऑथोरिटी टू मेक सच बेलमेंट और ग्रांट सच, मतलब उसके ऑथोरिटी को चैलेंज करने के लिए हम उसको नहीं कहेंगे, वो डिनाई करते हैं। ये डिनाई करने की इजाजत हम नहीं देते हैं। यानी टोटल एस्टॉपल में आपने क्या देखा? आप अगर एस्टॉपल को कंक्लूड करें तो आपने क्या देखा? कोई भी व्यक्ति अपनी घोषणा कार्य या लोग के द्वारा किसी व्यक्ति को यह विश्वास दिलाता है कि कोई तथ्य एग्जिस्टेंस में है। याद कीजिएगा, क्योंकि यहीं से अंतर कर देंगे फिर हम प्रॉमिसरी एस्टॉपल को, क्योंकि प्रॉमिसरी एस्टॉपल में वो तथ्य एग्जिस्टेंस में नहीं होता है, हाँ, वो फ्यूचर में होता है। और उस पे विश्वास करके कोई व्यक्ति अपने लीगल स्टेटस में परिवर्तन ला देता है। यानी कि तब तक एस्टॉपल लागू नहीं होगा जब तक कि जो दूसरा व्यक्ति है उस पे अपने लीगल स्टेटस में परिवर्तन न किया हो। किसी ने सुना और चुपचाप रह गया तो एस्टॉपल लागू नहीं होगा। उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो दूसरा व्यक्ति जिससे प्रभावित हो रहा है वो अपने लीगल स्टेटस में परिवर्तन लाए, तभी एस्टॉपल लागू। क्योंकि एस्टॉपल हमने किसके लिए बनाया? विक्टिम के लिए, जो उस व्यक्ति के लिए जो उसके रिप्रेजेंटेशन से प्रभावित होकर अपने लीगल स्टेटस में परिवर्तन ला रहा है। तो हम उसके उस राइट को बचाना चाह रहे हैं, ताकि अगर ये इजाजत न दें तो उस व्यक्ति को कितना नुकसान होगा, हम उसके नुकसान को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ये चीज़ देखा
कि तो ऐसी स्थिति में फिर वो व्यक्ति जो पहले कहा था कि ये कथन सत्य है, अब उसको अपने सत्य कथन से मुकरने नहीं देंगे। कारण जो परस्पर विरोधी बातों का कथन करते हैं उसे सुना नहीं जाएगा। प्रिंसिपल आप समझ रहे हैं? ये किस चीज पे बेस्ड है? इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसेंस एज वेल एज रूल ऑफ लॉ पे भी बेस्ड है। रूल ऑफ लॉ के कंसर्निंग तो सारा चीज ही है, ये तो टोटल चीज ही लॉ पे बेस्ड है। साथ ही साथ ये किस नेचर का है? सब्सटेंटिव। सब्सटेंटिव बेस्ड। अब यहाँ कुछ चीजें हैं, इसको जरा देख लीजिए। एक तो है आपका पहला जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, दूसरा और इन सब के कंसर्निंग वर्सेस क्या? स्टॉप है। वेबर किसको कहते हैं? जो अपना राइट को वेव आउट कर दिया। इसका मतलब है कि उसको राइट पता होना चाहिए, तभी तो छोड़ेगा ना। तो क्या अंतर होगी? एक वेवर करने वाले को अपना राइट पता होता है, यानी उस फैक्ट की जानकारी होती है कि वो क्या वेट कर रहा है, जबकि स्टॉपल में तथ्य की दूसरे जानकारी नहीं। व्यक्ति को उसकी वास्तविकता का पता नहीं होता है। यानी यहाँ दोनों व्यक्ति को राइट का पता होता है, वहाँ एक व्यक्ति को पता नहीं होता है कि फैक्ट क्या है, पहली चीज, तभी तो वेव करेगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, राइट को वेव किया जा सकता है हाँ, किस राइट को वेव नहीं कर सकते? वेरी गुड, फंडामेंटल राइट को आप वेव नहीं कर सकते। नहीं, वो आपका फंडामेंटल राइट जहाँ आगे बात, वो आप वेव नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको प्रोवाइडेड है, उस राइट को आप वेव नहीं कर सकते। प्रिजम्पशन क्या है? जो पढ़े हैं हम लोग। ये तो अभी सब कुछ पढ़ रही है आप। अगर यही आप लिख दिए आंसर, तो वो भी एग्जाम में भी बोलेगा जो नंबर दिए हैं हम, क्या फर्क पड़ता है कि आपने क्या लिखा? ये एक तरह की धारणाएं हैं सर। ये प्रिजम्पशन जब आप कह रहे हैं धारणाएं हैं, तो ये खंडनीय भी है और अखंडनीय भी है। हाँ, दोनों हो सकता है। रेबेटेबल भी है, इररेबेटेबल भी है। एस्टॉपल का रिवर्ट नहीं कर सकते, यहाँ इसका नहीं होता। एडमिशन से कौन प्रभावित होता है? जो एडमिशन कर रहा है। और जब एस्टॉपल से कौन प्रभावित हो रहा है? एक बारीक अंतर बता रहे हैं, बाकी आप इसकी टोटल लिस्ट बनाएंगे इस अंतर। ये जरूरी नहीं है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये दोनों है, जिन्हें दोनों को पूछता है। हो सकता है कभी पूछते आपसे, बाकी चीजों पे भी बुक में मिल जाएगा, आप उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, सभी बुक में ये मौजूद है। और एजुकेटर और एस्टॉपल आप समझ ही रहे हैं, कुछ बताइए। नहीं सर, हम वही बोल रहे थे, जो दिक्कतें जो है क्या है बताइए। ये कोर्ट को बांट कर रही है, एज वेल एज ये स्टॉपेज जो है पार्टीज को बांट कर रही है। तो ये हमारा एक मोटामोटी कंप्लीट तो नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें, बट आपके एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सफिशिएंट है। बहुत और